चलिए कल कहाँ तक पढ़ाई हुई थी वो बताइए जल्दी से। उसके बाद का आगे का क्लास हम लोग देखते हैं। पहले कल वाला क्लास का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। कल के क्लास में हम लोगों ने रिवाइज किया था। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली। तो दबिस्तान दिल्ली भी हम लोगों ने पढ़ रखा था और दबिस्तान लखनऊ भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब उसके बाद एक दो और दबिस्तान ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस होते हैं और ज़्यादा बनने का। याद रखिएगा कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है ना, जैसा कि मैंने खुद ही दिया बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 में स्टेट को तरजीह ज़्यादा दी जाएगी। जब स्टेट को तरजीह दी जाएगी तो हम लोग और एक दबिस्तान को पढ़ेंगे। गर्चे क्वेश्चन पास्ट में बना है कि नहीं बना है, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट पढ़ के जाएंगे ताकि मुकम्मल तरीके से तैयारी हो। और ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी मैंने दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ जो मैंने पढ़ा तो उससे यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये स्टेट के अकॉर्डिंग भी मैंने ऑलरेडी दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ को इसलिए पढ़ाया था कि याद रखिएगा मरकज़ी हैं, मरकज़ माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान का। एग्ज़ाम में याद रखिएगा अगर उर्दू से ये होता है तो ये पूछे ही जाते हैं दिल्ली और लखनऊ को, और दिल्ली और लखनऊ को पूछे जाते हैं। अब याद रखिएगा एक चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आज दबिस्तान दक्कन को। दबिस्तान दक्कन, अब बोलिएगा कि सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, दबिस्तान दिल्ली तो पढ़ लिया, दबिस्तान लखनऊ भी पढ़ लिया, अब हम लोग दबिस्तान दक्कन क्यों पढ़े जा रहे हैं। तो याद रखिएगा दबिस्तान दक्कन पढ़ने का रीज़न हमारा ये है, तो याद रखिएगा कि ये सारे दबिस्तान का मरकज रहा, ये मरकज रहा, यहीं से सर सारी चीज़ों का इब्तदा यहीं से हुई है। इसी वजह से हम लोग और इसको हम लोग हल्का में समझते हैं और कॉमन हम लोगों को याद रहता है। जैसे दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली हम लोग याद रखते हैं, लेकिन दबिस्तान दक्कन का तस्करा ना होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चन आता है, गाड़ी फंस जाती है, ध्यान में रहता नहीं है। तो आज हम लोग कवर करेंगे दबिस्तान दक्कन को। और दबिस्तान दक्कन के बाद याद रखिएगा एक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दबिस्तान है जो दबिस्तान अजीमाबाद के नाम से, मतलब पटना दबिस्तान अजीमाबाद के नाम से, और बिहार का एग्जाम है। तो याद रखिएगा स्टेट वालों को दबिस्तान दक्कन के बाद दबिस्तान अजीमाबाद भी पढ़ाएंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये भी दोनों दबिस्तान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों से, साथियों से अगर हम लोग बात करें तो ये ज़्यादातर दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ से ही क्या होते हैं, जानकारी रखते हैं इन्हीं के बारे में। और इनके अलावा जो होते हैं ना, जैसे दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान, अब आगे मैं बताऊंगा आपको दबिस्तान पंजाब भी हैं। तो दबिस्तान पंजाब को ऑलरेडी पंजाब में उर्दू भी एक किताब है। तो दबिस्तान पंजाब उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बनिस्बत दबिस्तान दक्कन का। तो दबिस्तान दक्कन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं, कुछ खसूसियात को देखते हैं लखनऊ और दिल्ली वाला। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग क्लास की तरफ आते हैं। तो मैं बताऊं जैसे कि चमक उठो तुम सितारों की तरह, चमक उठो तुम सितारों की तरह, ना डरो तूफान की हवाओं से ज़रा। चमक उठो तुम सितारों की तरह, ना डरो तूफानों की हवाओं से ज़रा। जो करे कोशिश वही पाता है, मंजिलें झुकती हैं हौसला वालों के आगे। मतलब ये समझ में आई बात कि हमारे सामने और हम लोगों के सामने मंजिल उसी कंडीशन में झुकेगी, वहीं पे कामयाबी मिलेगी जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को मुसम्मम इरादा करके, मुसम्मम आई हैव स्ट्रांगली डिसाइडेड टू फाइंड द एग्जाम टू गॉट द रिजल्ट इन एग्जामिनेशन। मतलब कि मैंने एकदम ठान रखा है कि मुझे ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना ही करना है। तो उसी में मैंने बोला कि चमक उठो तुम सितारों की तरफ, ना डरो तूफानों की हवाओं से ज़रा। जो करे कोशिश वही पाता है, मंजिलें झुकती हैं हौसला वालों के आगे। हौसला अगर रखेंगे, हौसले को कम नहीं होने देंगे, डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी, मंजिल मिलेगी। मंजिल की फिक्र ना कीजिए, मंजिल देने वाला, मंजिल से हमकनार करने वाला हमारा अल्लाह है, ज़रूर मिलेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मन जद्द वजद, जो जितना ज़्यादा कोशिश करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे उतना नवाजता है। अभी अल्लाह तबारक व तआला की मसलिहत है कि किसी को देने में डिले करता है, किसी को जल्दी दे देता है, ये उसके हाथ में है, किसी को ताखिर कर दे, किसी को ताजिल कर दे, लेकिन कामयाबी मिलेगी अगर ईमानदारी के साथ हम लोग वर्क करेंगे तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दबिस्तान लखनऊ की अगर हम लोग बात कर ले, उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।
MS उर्दू एकेडमी क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथियों तक क्लास को स्प्रेड कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा वर्क, मेरा काम, मैं अपना काम निभा रहा हूँ बखूबी, आपकी जिम्मेदारी है आप लोगों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आगे का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दबिस्तान लखनऊ में हम लोगों ने कई चीजों को देखा था। दबिस्तान लखनऊ के साथ दबिस्तान दिल्ली को हमने देखा था। दबिस्तान दिल्ली के अंदर संजीदगी ज्यादा है, दबिस्तान दिल्ली के अंदर हकीकी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। दबिस्तान दिल्ली के अंदर अगर बात किया जाए तो वो दाखिलियत चीजों पर ज्यादा तरजीह देते हैं। अगर दबिस्तान दिल्ली के अंदर देखा जाए तो उनके अंदर फहश गोइयाँ, फहश कलामी से वो लोग परहेज करते हैं, ज्यादा बचते हैं। दबिस्तान दिल्ली में जो शोरा थे उनके बारे में हम लोगों ने तस्करा कर लिया था। अब उसी के अपोजिट, उसी के अगर बरअक्स हम लोग बात कर ले तो दबिस्तान लखनऊ है। दबिस्तान लखनऊ के अंदर ज्यादा दिखावा है। ये लोग अल्फाजों का उलट फेर करना, अल्फाजों के साथ खिलवाड़ करना, अल्फाजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताना, ये दबिस्तान लखनऊ की सिफात में से हैं। अगर हम लोग बात कर ले दबिस्तान दिल्ली वाले, दबिस्तान दिल्ली वालों के यहाँ जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो कहें कि मर्द हजरात को ही रखते हैं बनिस्बत लखनऊ के। लखनऊ के यहाँ जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर हमारा औरतों को दिया जाता है, मतलब औरतों को तरजीह दी जाती है। किसी भी आप असनाफ सुखन में बात कर लें, गजल में बात कर लें, मसनवी में बात कर लें, किसी भी चीज में अगर आप बात कर लें तो ये तरजीह देते हैं औरतों को, खवातीन को तरजीह देते हैं। लेकिन दिल्ली वाले इनके यहाँ खारजियत पे ज्यादा तवज्जो है, खारजियत को ज्यादा पसंद करते हैं। इनके यहाँ फाहिश कलामी ज्यादा है, शब्दों के साथ, अल्फाजों के साथ खेलने का हुनर जानते हैं, बातचीत को बढ़ा करके बताना, बोलते हैं ना हम लोग, तेल से ताड़ बना करके किसी चीज को पेश करना, बात छोटी से उसमें और ज्यादा चीजों को मिला करके लोगों के सामने पेश करना। दैट्स द क्वालिटी ऑफ लखनऊ, ये लखनऊ वालों की क्वालिटी है। एक मिनट, अगर उसी के अपोजिट अगर हम लोग बात कर ले दिल्ली वालों का, तो दिल्ली वालों में सुफियाना अंदाज है, तर्ज जो है बहुत, मतलब ये कहते हैं कि बहुत भाप करके, बहुत हर चीज को रसूख के साथ लोगों के सामने पेश करना, अंदाज़े तकल्लुम, बात करने का तरीका, मेथड बहुत आसान होता है इनके यहाँ। लोगों को सादगी के साथ जबान को लोगों के सामने पेश करना, ये सारी क्वालिटी दिल्ली वालों में है और अपोजिट उसका हो गया लखनऊ वालों में। देखते हैं आज का क्लास जो हमारा है दबिस्तान दक्कन, और याद रखिएगा यही मरकज ही रहा है, यही से याद रखिएगा हर जगह, हर जगह मतलब दबिस्तान दिल्ली के अंदर, दबिस्तान लखनऊ के अंदर यहीं से हर चीजें ट्रांसफर हुई है और यहीं से ट्रांसफर होने के बाद सारी चीजें यहीं आती हैं। इनके अहम खुसूसियात पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जरा सा इन पे हम लोग फोकस करेंगे। और दबिस्तान दक्कन से ज्यादा बात ना होने की वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ऑलरेडी हम थोड़ी सी चीज को ना जानते हैं और इल्म ना होने की वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसी तरह दबिस्तान अजीमाबाद, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्या दिक्कत है, अगर स्कोर अच्छा से अच्छा अगर हमारा जाए तो डेफिनेटली हम लोग दोनों को कवर करेंगे और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग तहरीक के तरफ, इदारे के तरफ चलेंगे। हम लोग इदारे जब पढ़ेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे, दारुल तर्जमा उस्मानिया को पढ़ेंगे, इसी तरह फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ेंगे। इन सारे इदारों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से काफी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। तो आज का क्लास, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूं, जरा मुझे बता दीजिएगा आवाज वगैरह क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है, आवाज वगैरह क्लियर है, सारी चीजें ठीक ठाक है? तो बताइए, हम लोग आगे चलते हैं। तो देखते हैं दबिस्तान दक्कन पे अगर हम लोग बात कर लें तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए खुसूसन ये क्लास है और यूजीसी नेट वालों के लिए, फिर उर्दू का ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी जहां से जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म किए जाते हैं, खा किसी भी स्टेट से हो, एक बात। और दूसरी बात, यूजीसी नेट वालों के लिए भी क्लास चल रहा है। उर्दू का बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे ये क्लास कंप्लीट होते होते तैयारी 4 आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूंगा कि हमारा उर्दू कवायद का सारा चैप्टर वाइज
1 2 करके ऑलरेडी मेरा सारा का सारा आप जाकर के स्टेट वाला में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना करके मैंने डाल रखा है। हमारा एक क्लास यूजीसी नेट दिसंबर 2025 टारगेट बैच चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा दिसंबर वाला एग्जाम में बैठना चाहता है तो वो सारे साथी वहां पे भी आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमारा क्लास लाइव हो जाए। लाइव होकर के इंशाल्लाह क्लास कराने का इरादा है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा हमवार करे कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट हो और क्लास ऑनलाइन हो जाए। क्लास लाइव चलाने का इरादा है। बीच में मैंने शुरू किया था, मैंने आपको बता दूं बीच में मैंने शुरू किया था तो 4 दिन लाइव क्लास चलाया था मैंने, लेकिन नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से और भी बहुत तरह की दुश्वारियां पेश आने की वजह से मैंने बंद कर दिया था। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी इरादा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब क्लास को लाइव लेकर के आऊंगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का क्लास दबिस्तान दक्कन, ज़हन में रखिएगा दक्कन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दबिस्तान दक्कन की अगर हम लोग बात कर ले तो दबिस्तान दक्कन में उर्दू की इब्तदा तारीख याद रखिएगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट तारीख याद रखिएगा कि दबिस्तान दक्कन में उर्दू की इब्तदा की अगर बात की जाए तो 14वीं सदी को तस्लीम किया जाता है। किस सदी को? 14वीं सदी को तस्लीम किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से अगर कोई बच्चा जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी की तैयारी कर रहा है, या यूजीसी नेट वालों की नेट की तैयारी कर रहा, उन बच्चों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मुझे किस सदी को मिर्जा गालिब का सदी कहा गया है, किस सदी को अल्लामा इकबाल का सदी कहा गया है, और किस सदी को मीर तकी मीर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछ रहा हूँ, बहुत कॉमन चीज है। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर करने का कोशिश कीजिएगा कि किस सदी को मीर तकी मीर से जोड़ा गया है, किस सदी को मिर्जा गालिब से जोड़ा गया है, और किस सदी को अल्लामा इकबाल साहब का सदी कहा गया है। ये तीनों क्वेश्चन कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आंसर करने का जहमत कीजिएगा प्लीज इन तीनों क्वेश्चन को, ताकि आपको खुद समझ में आए कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हम तैयारी कैसा कर रहे हैं। देखिए सिर्फ पढ़ लेना इट्स नॉट एनफ फॉर यू, आपके लिए काफी नहीं है, बल्कि इनके साथ ध्यान में ये रखिएगा, पढ़ने के साथ साथ अपने को जज करते रहा कीजिए, अपने आप को देखते रहा कीजिए कि हमारी तैयारी कैसी है। ये तीनों क्वेश्चन आप में से बगैर चीटिंग किए हुए, आप अभी क्लास जैसे ऑफ होगा, आप क्लास ऑफ होने के बाद या जब भी आप वीडियो देखिएगा उसके बाद हत्तल इम्कान कोशिश कीजिएगा कि बगैर किताब देखे हुए आप इसका आंसर कीजिएगा। किस सदी को मिर्जा गालिब का सदी, किस सदी को अल्लामा इकबाल की सदी, और किस सदी को मीर तकी मीर के सदी से मुंसलिक किया गया है। तो दबिस्तान दक्कन में उर्दू की इब्तदा की अगर हम लोग बात कर ले तो तारीख हमें याद रखना है, 14वीं सदी को तस्लीम किया जाता है। किसको किया जाता है? 14वीं सदी को तस्लीम किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ 3 सियासी मराकिज थे, 3 सियासी मराकिज थे, अब मरकज का ये जमा है मराकिज, तो 3 सियासी मराकिज से इसके अंदर याद रखिएगा कौन था। अगर हम लोग बात कर लें, दक्कन को उर्दू का इब्तिदाई दबिस्तान का दर्जा भी मयस्सर है। अब याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि दबिस्तान में अव्वलियत किसे हासिल है, ऑप्शन देगा दिल्ली, लखनऊ, अजीमाबाद, पंजाब, कोलकाता, इस तरह से ऑप्शन देगा, उसी में देख लीजिएगा दक्कन है कि नहीं है। तो दबिस्तान में दक्कन को उर्दू दबिस्तान में दक्कन को अव्वलियत का दर्जा हासिल है। हम लोग बात कर रहे थे 3 सियासी मराकिज, ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 3 सियासी मराकिज हैं, जिसमें एक था बहमनी सल्तनत, दूसरा था हमारा कुतुब शाही दौर, और तीसरा था आदिल शाही दौर। अब याद रखिएगा इसमें बहुत सारे शोरा आते हैं, इसके अंदर भी कई शायर आते हैं, इसके अंदर भी कई शायर आते हैं। बीपीएससी 3-4 वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वही पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शोरा के बारे में यहाँ से नहीं पूछेगा, हाँ 2-3 शोरा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर कुतुब शाही दौर के अंदर, आदिल शाही दौर के अंदर उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कुतुब शाही दौर और आदिल शाही दौर, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ के शोरा को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बहमनी दौर में भी बहुत सारे शोरा आते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन यूजीसी नेट वालों को पूछता है। यूजीसी नेट वालों के लिए बहमनी दौर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ध्यान को दौड़ाइएगा। अगर हम लोग बात कर ले बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर और आदिल शाही दौर, तो याद रखिएगा इनके चंद अहम खुसूसियात पे अगर हम लोग बात कर लें,
तो याद रखिएगा दक्षिणी उर्दू में इस्तेमाल शुदा जो जबानें थी, मतलब ज्यादातर अधिकतर जो तरजीह दी गई थी जिस जबान को, याद रखिएगा उसमें तेलुगु था, मराठी था, कन्नड़ था। और इनमें याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ये फॉर्म किया जाए कि दबिस्तान दक्कन के अंदर, दबिस्तान दक्कन में सबसे ज्यादा किस जबान को तरजीह दी गई है, तो सबसे ज्यादा इलाकाई जबान को तरजीह दी गई है, सबसे ज्यादा दक्कनी उर्दू को तरजीह दी गई है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उनके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो तेलुगु का भी इस्तेमाल किया गया था, मराठी और कन्नड़, मलयालम, इनका भी इस्तेमाल किया गया था। दबिस्तान दक्कन के अंदर मौजूआत के तुनू पाए जाते हैं। तुनू का मतलब मौजूआत में तुनू पाए जाते हैं, मतलब यहाँ के जो शौरा किराम हुआ करते थे, जो यहाँ के शायर थे ना, उनको याद रखिएगा उनके पास इतने ज्यादा मौजूआत का, तुनू का मतलब होता है कि मौजू पे बात करने का इतना ज्यादा आर्ट और कला था, इसलिए याद रखिएगा इन्हीं में एक शायर आते हैं, शायद के मैंने नीचे में लिख रखा है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह से एक क्वेश्चन बनता है कि किनके मौजूआत के अंदर तुनू पाए जाते हैं, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो दबिस्तान दक्कन में मौजूआत के तुनू पाए जाते हैं। तुनू पाने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मौजूआत को वसी व आरीज कर देना इनकी कला और इनका आर्ट हुआ करता था। इनके यहाँ बहुत ज्यादा मौजू फैले हुए थे, स्प्रेड थे। मजहबी व सूफियाना रंग गालिब था, ये भी याद रखिएगा ध्यान में कि इनके कलाम के अंदर जो अंदाज था वो सूफियाना अंदाज था। मजहबी तौर तरीके को अपनाया करते थे, ज्यादा इनके यहाँ भी फाशगोइयाँ नहीं। अगर इनको हम लोग देखें तो इनका तर्ज अंदाज की अगर हम लोग बात कर लें तो कहीं ना कहीं दिल्ली से मैच खाता है। और दिल्ली से मैच खाने का रीजन ये हुआ, आप सुनिएगा, कि दक्कन से ट्रांसफर होकर के दिल्ली आया। तो जब दिल्ली आया तो याद रखिएगा तर्ज और अंदाज जो होगा वो डेफिनेटली जिसको वो फॉलो कर रहे हैं उन पर वो चलेंगे पहले। और याद रखिएगा जब लखनऊ की तरफ ट्रांसफर हुआ तो वो दिल्ली से, अब यहाँ पे आते आते धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये सारी चीजें लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते इनके अंदर और ज्यादा क्या आ गया, और ज्यादा इजाफा कर दिया गया, और ज्यादा बढ़ोतरी आ गई। और यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि इन्होंने इस अपने अंदाज को, दक्कन वाले अंदाज को, दिल्ली वाले अंदाज को बलाए ताक रख करके इन्होंने अपना तर्ज कलाम अपनाया, अपने तौर तरीके अपनाए। और इसमें ज्यादा से ज्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलने की सिफात इनके अंदर पाई जाने लगी। किनके अंदर? लखनऊ के अंदर। तो मजहबी व सूफियाना रंग वाले थे इनके यहाँ, आशिकाना व रूहानी मज़ामीन पर मुश्तमिल थे, मतलब इनका जो अंदाज था वो रूहानी मज़ामीन हुआ करता था। अगर मसनदी की बात कर लें या इसी तरह गजल की बात कर लें, नज़म की बात कर लें, तो बड़ा सूफियाना अंदाज में पेश किया करते थे, बड़ा आशिकी मिजाज से हुआ करता था, लेकिन बड़ा रूहानी तौर पे पेश किया करते थे। अंदाज़ तकल्लुम बात करने का जो था वो बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पेश किया करते थे, बहुत ढंग से किया करते थे। अवामी मुहावरात का दिलकश अंदाज में इस्तेमाल किया जाता था इनके यहाँ। अवामी मुहावरात का मतलब होता है कि वो बातें, वो मुहावरात जो रोजमर्रा में बोली जाती है, जो आम इंसान भी बोला करता था। ताकि देखिए असल शोरा का जो फिक्र अंदाज था ना वो लोगों को बात पहुंचाना शायरी के अंदाज में था। तो डेफिनेटली जब उनके तर्ज में, उनके अंदाज में अगर हम बात नहीं करेंगे, जो आवाम की बोल चाल है उनमें अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर आवाम तो इन सब चीज़ों से बहरवर हो जाएगा। फिर वो सोचेगा कि मेरा डिपार्टमेंट अलग है, हमको इन सारी चीज़ों से समझ आती नहीं है। तो इन्होंने इसीलिए उन्होंने अवामी मुहावरात का इस्तेमाल किया, जो आवाम में बोल चाल में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, ऐसे अल्फाज को इन्होंने मुंतखब किया जो आवाम के अंदर पेश किया जाता था, जो आवाम के अंदर रखा जाता था, उन सारी चीज़ों को, ताकि आवाम को किसी तरह की दुश्वारी ना हो बोलने में और पढ़ने में। तो दिलकश अंदाज हुआ करता था, रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाला अल्फाज का संगम पेश किया करते थे। मतलब अभी मैंने वही चीज़ बताया आप लोगों को। अगर देखा जाए तो उस्लूब, सादगी, रवानगी और मकामी अल्फाज से भरपूर था। मतलब इनके अंदर उस्लूब थे, सल्बी की जमा उस्लूब, सादगी थी, रवानगी के साथ पेश किया करते थे, और मकामी अल्फाज का इस्तेमाल इनके यहाँ ज़्यादा हुआ करता था, मतलब मकामी अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे फॉर्म किया जा सकता है कि वो कौन सी दबिस्तान है जिसके अंदर अवामी ज़बान को ज़्यादा तरजीह दी गई।
अवामी जबान को ज्यादा तरजीह दी गई, तो याद रखिएगा वो दबिस्तान दक्कन है, वो दबिस्तान दक्कन है। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ? बीच बीच में आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, बात समझ में आई यस और नो, बताया कीजिए फटाफट, बात समझ में आई यस और नो। आगे तो अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आई फिर इंशाल्लाह, अगर आप में से किसी को बात नहीं समझ में आती है तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को रोक रोक करके वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार वॉच कर लीजिएगा, आपको याद करने का झंझट खत्म। कल का जब क्लास लेकर के आएंगे तो इंशाल्लाह इनसे क्वेश्चन हम पूछेंगे आप लोगों से, वो ध्यान में रखिएगा। वो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, दबिस्तान से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाए सारे दबिस्तान से मिला करके 5-7 क्वेश्चन बन जाए तो बहुत है ना, फिर काफी इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा इतने सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, कुछ अहम खुसूसियात हैं, जैसे दाखिलियत के बारे में मैंने बात किया था, खारजियत के बारे में। यहाँ पे एक बात किया मैंने भी आपके सामने, आवाम की बोलचाल वाली जबान, तो दक्कन से मुताल्लिक याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें क्या बताया, हाँ अंदाज के अंदर आजिज़े इनकिसारी, इस तरह की चीजें थी, तो वो दक्कन और दहली से मुताल्लिक था। तो इन सारी चीजों को, यही सारे पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएंगे हम लोगों से। अहम शायर की अगर हम लोग बात कर ले तो शायरी के असनाफ, यहाँ जो शायरी के असनाफ जो इब्तदा में चले थे वो गजल थे, मसनवी थे, कसीदा थे, मनकबत वगैरह ज्यादा लिखे जाते थे। इन सारे असनाफ आम थी वहाँ पे, गजल था, मसनवी था, कसीदा था, मनकबत था। याद रखेंगे गजल जो हुआ करता था, जो आज के जमाने में गजल चल रहे ना, उन गजल की बात नहीं कर रहे। इनके यहाँ गजल कहने का अंदाज, तर्ज तकल्लुम और मुहावरों का इस्तेमाल, आम अल्फाज का इस्तेमाल इनके यहाँ एकदम आम था, और हर चीज को ये मलहूज रखा करते थे। आवाम को मद्देनजर रखते हुए बात किया करते थे। लोगों के सामने बात पेश करने से पहले अल्फाजों का मुंतखब इनके यहाँ बहुत अच्छा होता था, कि अल्फाज को कैसे मुंतखब किया जाए, इंतखाब करते थे। इन सारी चीज़ों को इनके यहाँ मद्देनजर रखा जाता था। अगर हम लोग बात कर लें इनके यहाँ, तो इनके यहाँ हम शायर और उदबा की अगर हम लोग बात कर लें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह याद रखिएगा, उर्दू के अव्वलीन साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन जो मैंने इतना सारा दिया, 2-3 ही पॉइंट आपको याद करने वाले थे। एक उनमें ये भी याद रखिएगा कि उर्दू के अव्वलीन साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। याद रहेगा, हम लोगों ने कसीदा जब पढ़ रहे थे तो वहां पे ऑलरेडी जब हम लोग पढ़ रहे थे मुल्ला वजी साहब को, मुल्ला वजी साहब को, इनका पूरा नाम था मुल्ला असदुल्ला खां वजी। जब इनको हम लोग पढ़ रहे थे तो याद रखिएगा वहां पे हम लोगों ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में तज़किरा किया था कि मसनवी कुतुब मुश्तरी जो लिखी गई है इन्हीं के बारे में, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में। और इन्हीं के 4 बादशाह इन्हीं से गुजरे थे, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, और लास्ट वाले आखिर वाले थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। शायद कि यहाँ पे सारी चीजें रिवीजन कराने की वजह से आपको दिमाग में बैठ जाता होगा, याद करने का बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ती होगी, इंशाल्लाह आपको हर चीज यहाँ से कंप्लीट हो जाता होगा। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के अव्वलीन साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। उसके बाद वली दकनी, गजल का पहला बड़ा शायर वली दकनी है। वली दकनी से ही एक बात और याद रखिएगा, एक तो बात ये याद रखना हम लोगों को, वली दकनी जो है गजल का पहला बड़ा शायर माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। एक बात ये याद रखना है। दूसरी बात अभी मैंने बताया कि कुली कुतुब शाह जो थे ये उर्दू के अव्वलीन साहब दीवान शायर माने गए थे। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो याद रखिएगा कि वली दकनी साहब ही थे जिन्होंने अपने क्या बोला था मैंने उस दिन, जिन्होंने अपनी किताब को, जिन्होंने अपने तसनीफ को दिल्ली मुंतकिल किया था, और इनके मुंतकिल हो जाने के बाद, इनके मुंतकिल कर जाने के बाद दिल्ली के अंदर जो शायराना अंदाज मिला, जो लोगों को शेर व शायरी कहने का जो अंदाज मिला ना, तो याद रखिएगा ये वली दकनी साहब का ही देन है, वली दकनी साहब का ही देन है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइएगा
कि वली दखनी साहब को दक्कन और दिल्ली का पुल माना जाता है, पुल कहा जाता है। ये कौल किसका है? अगर आप लोग यूजीसी नेट वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए याद रखिएगा, किसी भी इट डजंट मैटर कि आप कहाँ क्लास देख रहे हैं, किस क्लास को देख रहे हैं, मैटर इज दैट कि आप क्लास देखा कीजिए। जहाँ से भी देख रहे हैं बस मकसद ये होना चाहिए कि पढ़ाई होनी चाहिए हमारी, ताकि इंशाल्लाह आगे चल करके कामयाबी हमको इसी से मिल जाए। हम लोग किसी चीज़ को लेकर के बैठे ना रहें। थोड़ी से ठीक है, अगर आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो TRE 2 और 3 में बैठे होंगे तो ना उम्मीद ना होंगे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। आप डेफिनेटली इंशाल्लाह इस बार मेहनत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रास्ते कुशादा करेंगे। देखिए कभी भी रिस्क को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दर के अंदर, मुक़द्दर में वो लिख रखा है, इंशाल्लाह वो आपको मैसर होंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस उम्मीद में हम बैठ जाएं कि मुक़द्दर में हमारा रिस्क लिख दिया गया है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। आप मेहनत कीजिए, आप ज़राए पैदा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकत देने वाला है, उसके अंदर आपके काम को निकालने वाला है। तो आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत ना करेंगे और उम्मीद बना करके रखेंगे तो डेफिनेटली कहीं से भी कुछ ना होने वाला है। इन पे बहुत कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोग देख लेते हैं साथ में। देखिए अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के अव्वलीन साहब दीवान शायर थे, तो हमने अभी आपको बता ही दिया। अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए बुरहानुद्दीन जानम, कुछ मशहूर शौरा हैं जिनको सिर्फ ज़हन में रखना है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम पहले से सुने हुए होते हैं, हमारा दिमाग में नहीं होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में वो चीज टकराता है तो फिर हमारा माइंड में वो सारी चीजें आ जाती हैं। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। चलिए तो उनमें देख लीजिए कुछ शौरा हैं जो जो अहम शौरा हैं, सिर्फ सुन लीजिए और सुन करके ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएगा। जैसे बुरहानुद्दीन जानम थे, शाह मिराजी करके एक थे। अब एक बात याद रखिएगा, एक और मिराजी करके आते हैं शायर, जो याद रखिएगा लखनऊ और दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले थे। मिराजी इन्हीं का एक किताब है, इन्हीं की एक तसनीफ है, वो मिराजी अलग है, वो ध्यान में रखिएगा। हम कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा आप लोग जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। एक थे यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं बहमनी दौर में, तो यहाँ पे एक शायर है मिराजी। कौन है? शाह मिराजी करके एक शायर है। और एक और याद रखिएगा, मिराजी एक है, मिराजी एक मिराजी करके शायर है, जिनका किताब याद रखिएगा क्लर्क का नगमा, क्लर्क का नगमा ए मोहब्बत। इनको यूजीसी नेट वाले में हम लोग देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा क्लर्क का नगमा ए मोहब्बत ये इनकी किताब है मिराजी का। लेकिन हम जो मिराजी की बात कर रहे हैं याद रखिएगा शाह मिराजी करके हैं, ये याद रखिएगा। मिराजी, देखिए दोनों में फर्क, शाह मिराजी है, तो ये वाले हैं। यहाँ पे बहमनी दौर की जो बात हो रही है ना, इनमें याद रखिएगा बुरहानुद्दीन जानम, इसी तरह शाह मिराजी, और इसी तरह याद रखिएगा एक है मोहम्मद नुसरत नुसरती करके, मोहम्मद नुसरत नुसरती करके, इनका भी नाम याद रखिएगा, मोहम्मद नुसरत नुसरती नुसरती, इनको भी याद रखिएगा। मिराजी अलग हो गया ना, कलर का नगमा मोहब्बत जायदरी इनका और एक किताब है। तो मोहम्मद नुसरत नुसरती, शाह मिराजी, इनको याद रखिएगा। और याद रखिएगा अगर ये पूछ ले आपसे कि मोहम्मद नुसरत नुसरती कहाँ से ताल्लुक रखते थे, तो याद रखिएगा ये बेजापुर के शायर थे। कहाँ के थे? बेजापुर के शायर थे।
अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ के जबान में मकामी रंग का नुमाया मतलब मकामी जबान को ज्यादा तरजीह दी गई है। तो अभी ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने डिस्कस पहले किया कि मकामी जबान को ज्यादा यहाँ तरजीह मिला है। यहाँ की जबान में अगर बात किया जाए तो सूफियाना रुझान था, ज्यादातर शायरी के अंदर क्या था, तसव्वुफ बयानी से काम लिया करते थे। यहाँ की शायरी जो होती थी ना वो तसव्वुफ पे होती थी। अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ के शायरी में तसव्वुफ हुआ करता था, तसव्वुफ हुआ था, मतलब अंदाज, यहाँ का जो अंदाज तकल्लुम था ना बड़ा वो आजिजाना मुखलिसाना तौर पे ये लोग बात करते थे, सूफियाना अंदाज रखते थे। हकीकी चीज़ों पर ये ऑलरेडी ज़्यादा तरजीह दिया करते थे, मजाजी बातों से परहेज करते थे, हकीकी चीज़ों पर ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। इसी तरह याद रखिएगा रूहानियत का पहलू गालिब थे। यहाँ रूहानियत का पहलू यहाँ गालिब था। पहलू गालिब था मतलब यहाँ के शायरी की अगर हम लोग बात कर ले तो तसव्वुफ का नजरिया था, हकीकी बातों पर तरजीह देते थे। रूहानियत मतलब ऐसे नहीं फाश गोई पे बात नहीं करते थे, रूहानियत बातों को पेश किया करते थे, रूहानियत चीजों पर तरजीह दिया करते थे। तो सूफी शोरा ने अपनी बात आम जबान में लोगों तक मुहैया कराया। मतलब यहाँ के जो सूफी शायर हुआ करते थे, बहुत सारे शायर थे, अभी दो चार के मैंने नाम ले रखा आपके सामने में। तो यहाँ के जो शोरा कराम हुआ करते थे, जो सूफी शायर थे, वो लोगों तक बात पहुँचाने में बहुत ज़्यादा अल्फाजों का उलटफेर नहीं किया करते थे, सेम अपनी बातों को उन्हीं के ज़बान में पेश किया करते थे ताकि आम लोगों को बात समझने में कोई दुश्वारी ना हो। अशार में मुहावरे, कहावतें और देसी अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। देसी अल्फाज का मतलब याद रखिएगा, देसी अल्फाज बमाना दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। तो ये भी ध्यान में हम लोगों को रखना है। वली दक्कनी ने गजल को दिल्ली तक रसाई दी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। अभी ऊपर में मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा था, अभी आप लोगों के सामने कुछ और अल्फाज मैंने यूज किया था। वली दक्कनी ने ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। वली दक्कनी ने गजल को दिल्ली तक रसाई दी। रसाई मतलब पहुंचाना। वली दक्कनी ने गजल को दिल्ली तक रसाई दी मतलब याद रखिएगा इन्हीं का कदोकाविश रहा या फिर इन्हीं के अशार जो थे वो दिल्ली तक जब पहुंचा तो दिल्ली के लोगों के अंदर एक ये जज्बा पैदा हुआ इस काम को करने का, और उन लोगों ने शेर व शायरी का जो अंदाज को पकड़ा तो वली दक्कनी के वसीले से या फिर वली दक्कनी की ही वजह से, ये भी बात याद रखिएगा। जिसके बाद दिल्ली के फिजा में उर्दू गजल ने अपना नाम पैदा कर लिया। इसके बाद जब शोहरत मिली, जब वली दक्कनी साहब का सारी चीज़ें जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ के फिजा के अंदर, वहाँ का वातावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर फिर एक तरह से गजल ने एक अपनी पहचान बनाई। तो मतलब इब्तदा कहाँ से हुआ? दक्कन से हुआ, और इसका सेहरा वली दक्कनी साहब को जाता है। वली दक्कनी साहब की वजह से ही दिल्ली के अंदर गजल को क्या है, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि गजल की इब्तदा दक्कन में हुआ, और दक्कन से दिल्ली तक के जो रसाई हुई वो वली दक्कनी साहब की वजह से, और वली दक्कनी साहब की वजह से आने के बाद यहाँ पर गजल को क्या किया जाए, लिबास दे दिया गया मुकम्मल तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया, सजा दिया गया, मुकम्मल तरीके से यहाँ पहनावा दे दिया गया। हम लोग ये बात कर लें तो, और अगर यहाँ की बात कर लें मसनवी के अंदर, तो अभी हमने बताया कि हर चीज़ के अंदर यहाँ अंदाज़ तकल्लुम बड़ा पुरवक्कार हुआ करता था, बड़ा संजीदगी के साथ पेश किया करते थे। तो मसनवी भी जब यहाँ लिखा गया तो वो भी अखलाकी हुआ करता था, मजहबी हुआ करता था, और इश्किया भी हुआ करता था। लेकिन इश्किया होने के साथ साथ ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ इश्किया होता था, लेकिन अल्फाजों का उलट फेर नहीं होता था, बहुत ज़्यादा अल्फाजों से खिलवाड़ नहीं हुआ करता था, बातों को बतंगड़ बना करके लोगों तक पेश करने की ज़रूरत नहीं होती थी यहाँ, ये भी याद रखिएगा। वली दक्कनी ने, अच्छा
दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसको चाहे कैसे भी हो आपको याद कर लेना है। हम नहीं जानते कि आप कैसे याद कीजिएगा, बस ये 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है। आपको ये 2 पॉइंट याद कर लेना भाई, चाहे कुछ भी हो। हाँ, ये वीडियो खा लड़कियां देख रही हो, लड़के देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, बस ये जो मैं बना रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्या कीजिएगा मुझे नहीं मालूम, बट ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि वली दकनी ने किस दबिस्तान से दिल्ली में उर्दू गजल को पहुंचाया था। मतलब वली दकनी ने उर्दू गजल को किस दबिस्तान से दिल्ली तक रसाई दी थी। तो अभी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, वली दकनी ने गजल को दिल्ली तक रसाई दी थी, दिल्ली तक पहुंचाया था। कहां से? दबिस्तान दक्कन से। कहां से? दबिस्तान दक्कन से। ये पॉइंट हमको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वली दकनी ने उर्दू गजल को दिल्ली तक रसाई दी किस दबिस्तान से? तो दबिस्तान दक्कन। कौन सी से? दबिस्तान दक्कन। अभी हम ऑलरेडी कल के क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे, यही याद कराएंगे। आप जर्रा बराबर भी चिंता ना करें इस चीज को लेकर के कि कैसे याद होगा, हम सारी चीजें यही याद कराएंगे। दूसरी चीज याद रखिएगा, दबिस्तान दक्कन की जबान की सबसे बड़ी खुसूसियत, सबसे बड़ी खूबी, अगर हम लोग बात कर लें दबिस्तान दक्कन की सबसे बड़ी खूबी, वहाँ की जबान की सबसे बड़ी अगर कोई खुसूसियत है तो याद रखिएगा उनकी जबान में मकामी रंगत और सूफियाना अंदाज था। क्या था? मकामी रंगत, ये भी याद रखिएगा, मकामी रंगत और सूफियाना अंदाज था। सूफियाना अंदाज था, मकामी रंगत और सूफियाना अंदाज था। ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है। 2 पॉइंट और भी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। और अगर आप सारी चीजों को भूल भी जाते हैं तो आप डोंट वरी, चिंता ना करें, और वो ऑलरेडी एक अंदाज ही मिल जाता है कि दिल्ली वालों का और दक्कन वालों का कुछ अंदाज एक ही तरह का था, तो वहां से भी आप क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जो आपको याद रखना है वो एक पॉइंट ये याद रखना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि और उसके बाद वली दकनी के बारे में एक पॉइंट मैंने आपको बताया। वली दकनी के बारे में 2 चीज मैंने आपको बताया, जो दोनों याद रखना होगा। और ये याद रखना होगा कि दक्कन के अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल किए गए हैं, जो मतलब अल्फाज और मुहावरे, जो कहावतें इस्तेमाल की गई हैं, वो याद रखिएगा अवामी बोलचाल की जबान थी। अवामी बोलचाल की जबान को यहाँ पर तरजीह दी गई थी। ठीक है, उनमें कुछ पॉइंट हमारे जो शोरा से रिलेटेड थे उनका भी नाम याद रखिएगा। और मैंने आपको शाह मिराजी और मिराजी में फर्क बताया। ये मिराजी जिनकी किताब है कलर का नगमा मोहब्बत, एक और किताब है इनकी जायत्री। और शाह मिराजी याद रखिएगा, ये बहमनी दौर से बिलोंग करते हैं। शाह मिराजी ये अलग शायर हैं, तो इन दोनों को भी आपको याद रखना होगा। इसी तरह मैंने आपको बताया मोहम्मद नुसरती, और भी बहुत सारे के मैंने नाम बताया। अगर इसी तरह अगर मुल्ला वजी साहब को ले लीजिए तो वो क्या बात है, कुतुब शाही दौर से बिलोंग करते हैं, वो भी याद रखना होगा हम लोगों को। इसी तरह और भी शोरा के नाम मैंने बताया, उन सारे लोगों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वाला क्लास जो होगा हमारा, वो क्लास स्टेट के लिए, एग्जाम तो हमारा स्टेट लेवल का है, एग्जाम तो हमारा बिहार का है। तो बिहार का जब है तो बिहार से मुताल्लिक जो दबिस्तान है, दबिस्तान अजीमाबाद, इनको भी तो पढ़ना होगा ना हम लोगों को। तो हम लोगों को दबिस्तान अजीमाबाद के बारे में पढ़ना है। तो दबिस्तान अजीमाबाद को इंशाल्लाह हम लोग कल के क्लास में खंगालेंगे, देखेंगे। दबिस्तान अजीमाबाद जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इन दबिस्तान से हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान अजीमाबाद और दबिस्तान दक्कन, ये 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इदारे और तहरीक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे तहरीक वगैरह, तहरीकात वगैरह हैं, बहुत सारे इदारे हैं
जिनको ऑलरेडी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो इनको पहले हम लोग देख लेते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगे ये जरूर बताइएगा, हाँ वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ताकि उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जो हमारी जिम्मेदारी जिसको हम बखूबी निभा रहा हूँ, उसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को MS उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए ताकि इसका सूचना उन तक भी पहुंच जाए। और इंशाल्लाह ये एक तरह से बैच हमारा वो बैच है जो इंशाल्लाह TRE4 अभी आने दीजिए, जैसा होगा जिस तरह का हमारे पास टाइम होगा इंशाल्लाह फिर इस पर डबल क्लास ला करके, तो मैं आपको बताया भी अभी कि इंशाल्लाह लाइव क्लास आकर के कोशिश करूंगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का। और इंशाल्लाह टू द पॉइंट बात करेंगे, जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और दुआ कीजिए, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला रास्ते हमवार करें ताकि इंशाल्लाह लाइव क्लास बहुत जल्दी शेड्यूल हो सके। हम देख रहा हूँ वो बहुत सारे साथी हमारे इस चीज़ को लेकर के ख्वाहिशमंद हैं कि सर क्लास लाइव लेकर के आइए। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला रास्ते हमवार कर दे, ताकि बहुत ज़्यादा जो हम ऑलरेडी वीडियो ऐसे बनाते हैं उसी में लाइव क्लास आकर के पढ़ाएं, वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और जो भी मैंने पॉइंट आपके सामने रखा है इन सारे पॉइंट को आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका उर्दू कमज़ोर है तो आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन यहीं से फॉर्म किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप जा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन यहीं से फॉर्म किए जाते हैं। तो जब क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म किए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करके इसको किसी तरह हासिल कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए मुझे इजाज़त। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जाते जाते एक बार प्लीज़ क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अस्सलाम वालेकुम।